हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिव्य माइस टीम की तरफ से मेरा नाम है आकाश श्रीवास्तव। तारीख है आज 11 अगस्त 2022 और हम बात करने जा रहे हैं द हिंदू के डेली एडिटोरियल एनालिसिस पर। आसान भाषा में इसको समझने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे क्वालिटी कंटेंट हम आप तक लाते रहें। दोस्तों, आज हम 3 आर्टिकल पर बात करने जा रहे हैं। पहला जो एडिटोरियल आर्टिकल आज का रहेगा वो है अंकल वॉल्ट फेस। दूसरा आर्टिकल फेयर एंड स्क्वायर और आज का लास्ट आर्टिकल जो रहेगा कोविड-19 आर्ग्यूबली हैज बिकम एंडेमिक इन इंडिया। चलिए वन बाय वन तीनों आर्टिकल को देखते हैं। पहला आर्टिकल अंकल वॉल्ट फेस। बेसिकली वॉल्ट फेस का मतलब क्या होता है? टर्न अराउंड, पलट जाना, यू टर्न ले लेना, एटसेट्रा। एन एक्ट ऑफ टर्निंग राउंड सो एज टू फेस इन द अपोजिट डायरेक्शन एंड एब्रप्ट एंड कंप्लीट रिवर्सल ऑफ एटीट्यूड, ओपिनियन और पोजीशन। दोस्तों, बेसिकली ये जो पूरा आर्टिकल है इर्द गिर्द घूम रहा है अभी जो नीतीश कुमार जी ने जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के साथ गठबंधन करके बिहार में फिर से इन्होंने चीफ मिनिस्टर के पद पर शपथ अभी ग्रहण इन्होंने कर लिया। वहीं डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पद पर तेजस्वी यादव जी ने शपथ ग्रहण किया है। ज़्यादा पॉलिटिकल बातों पर बात इसमें नहीं करेंगे। हालांकि आर्टिकल में यह भी बताया गया है कि बीजेपी के साथ लंबे समय तक बने रहने के बाद 2015 का असेंबली इलेक्शन नीतीश कुमार जी आरजेडी के साथ इन्होंने वहां पर लड़ा था। उसके बाद उनसे 2017 में ये अलग हो जाता है और वापस बीजेपी के साथ ये आ जाते हैं और अभी फिर से बीजेपी से ये अलग होकर आरजेडी में वापस ये चले गए हैं। मतलब आरजेडी के साथ इन्होंने गठबंधन बना लिया है। देखना काफी दिलचस्प होगा आने वाले समय में लॉन्ग टर्म में क्या होता है, 2024 में क्या होता है और बेसिकली अभी क्या रुख होगा। जो भी सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसीज होते हैं, कई बार ऐसा देखा गया है जो कार्यपालिका जो केंद्र में होती है, कई बार जो केंद्र के इतर जो पॉलिटिक्स होती है, केंद्र के बाहर जो होते हैं, कई बार उनको टारगेटिंग के लिए भी जो सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज होती हैं उनके द्वारा टारगेट किया जाता है। इसके अलावा ये भी देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि 2024 में जब दोबारा चुनाव होते हैं तब नीतीश कुमार जी का रुख किस तरफ रहता है। और कई बार ऐसा भी लग रहा है कि नीतीश कुमार जी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल उनके लिए वोटरों से ज़्यादा अपना जो एलआई होता है जिनके साथ गठबंधन करना है उनके साथ इनको काफ़ी ज़्यादा आसान हो जा रहा है उनका साथ मिलना। देखना होगा क्या ये साथ वोटर के द्वारा भी ये साथ परिवर्तन होता है। ये काफ़ी दिलचस्प होगा। बेसिकली अगले आर्टिकल में जब हम बात करेंगे, अगला आर्टिकल है फेयर एंड स्क्वायर। वैसे ये जो पूरा आर्टिकल है घूम रहा अभी 44वां जो चेस ओलंपियाड भारत में संपन्न हुआ। ये सबसे खास बात रही, ये भारत में चेन्नई में संपन्न होता है। 44वां चेस ओलंपियाड कहाँ पे संपन्न होता है? चेन्नई में। चेन्नई 44th। दोस्तों, इससे पहले अभी ये मंगलवार को ये संपन्न हो चुका है। काफी बेहतर आयोजन रहा। हालांकि 2020 में इसका आयोजन कहां पर होना चाहिए था? रशिया में होना था, पर उस वक्त कोविड-19 की वजह से ये स्थगित हो जाता है और बाद में जब रशिया यूक्रेन पर हमला कर देता है तो उस पर फिर रशिया से चेस फेडरेशन द्वारा रशिया को अलग कर दिया जाता है। अभी उसके बाद भारत द्वारा इसको होस्ट किया गया, भारत द्वारा इसको संपन्न किया गया और ऐसा एक इवेंट जो चेस जगत का सबसे हाईएस्ट इवेंट माना जाता है। 1700 से के आसपास लगभग पार्टिसिपेंट जो 186 कंट्री इन्होंने भाग लिया था और एक बड़े इवेंट जहां पर लगभग 186 कंट्री के आसपास वहां पर जो प्रतिस्पर्धी आते हैं उनको होस्ट करना स्वयं में काफ़ी बड़ा इवेंट बन जाता है। और ऐसे में जो फिडे के जो मैनेजिंग डायरेक्टर, जो अंतर्राष्ट्रीय जो शतरंज समिति इनके मैनेजिंग डायरेक्टर जो डेना ओलोजा, इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा भारत की तारीफ किया है कि एक ऐसा इवेंट इतने शॉर्ट टर्म पे भारत ने उसको ऑर्गेनाइज किया जो लगभग एक मिशन इम्पॉसिबल सा बन गया था। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टेलिन, इन्होंने भी काफ़ी बेहतर तरीके से रुचि दिखाई इस स्पोर्ट इवेंट में, जो माना जाता है कि भारत में क्रिकेट नंबर 1 पे, उसके बाद फुटबॉल, हॉकी, ये जो काफ़ी लोकप्रिय इवेंट है इनमें तो काफ़ी लोग रुचि दिखाते हैं। बट चेस जैसे इवेंट में सरकार द्वारा, जो राज्य सरकार है उनके द्वारा भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ के आसपास का बजट इसमें दिया जाता है और एक ग्रेसफुल तरीके से पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज हो जाता है। इवेंट के खत्म होने के आसपास में विश्वनाथन आनंद जी जो फिडे है उसके नए डिप्टी प्रेसिडेंट भी बन जाते हैं। भारत की बात करते हैं तो भारत यहां पर 3 अपनी टीम को ओलंपियाड में रिप्रेजेंट कराता है। इंडिविजुअल जो पार्टिसिपेंट होते हैं उनके इतर की बात करते हैं, जिनमें से कि 2 टीम
भारत के मेडल भी लाती है, जो खुद में भी काफ़ी बेहतर प्रदर्शन इंगित करता है। हालांकि दोनों ब्रॉन्ज मेडल रहते हैं, पर मेडल टैली में आना, टॉप 3 में होना, ये काफ़ी बेहतर बात होती है। इस 44वें इवेंट की बात करते हैं। देखिए, ये चेन्नई में आयोजित होता है। जो यहाँ पे जो मैस्कट रहता है, इसको भी पोशाक, इसमें लुंगी और शर्ट जो वहाँ की पारंपरिक वेशभूषा है, तो ये एक लोकल टच भी वहाँ पर दिया गया। मेडल टैली की बात करते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा खास रहा। ओवरऑल इवेंट की बात करते हैं तो टीम इवेंट जो होता है, तो मेन जो टीम इवेंट होता है, वहाँ का गोल्ड जो होता है उज्बेकिस्तान उसको ग्रैब करता है, और भारत ब्रॉन्ज महिलाओं के भी जो कैटेगरी में होता है, टीम कैटेगरी, वहाँ पर भी भारत को ब्रॉन्ज मिलता है। हालांकि पूरे गेम का जो सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड और मोस्ट डिस्कस पार्ट रहा, वो रहा महिलाओं टीम वर्ग में गोल्ड मेडल। ऐसे देश को मिलना जो इस वक्त युद्ध से त्रस्त है, और ऐसे समय पर एक ऐसा इवेंट शतरंज, और उसमें पे भी हाईएस्ट लेवल ऑफ वहाँ पर ओलंपियाड, जब चेस ओलंपियाड होता है, तो उसमें महिलाओं के वर्ग द्वारा जो गोल्ड इवेंट को यूक्रेन द्वारा अर्जित करना, काफ़ी एक सकारात्मक मैसेज मिलता है कि युद्ध से मानसिकता एक स्पोर्ट्समैन की कहीं पर भी नहीं प्रभावित होनी चाहिए, नहीं होती, और जो भी व्यक्तिगत या और जो दूसरे लिमिटेशन होते हैं उनसे ऊपर उठकर जीतना, ये एक ट्रू स्पोर्टमैन स्पिरिट होती है। भारत के कुछ इंडिविजुअल स्पोर्ट्समैन, इनका भी जिक्र इस आर्टिकल में किया गया है। 7 इंडिविजुअल मेडल भारत ने जीते थे, और 2 टीम मेडल भी भारत ने जीता। भारत का सबसे बेहतर ओलंपियाड अब तक का ये रहा है। कुछ जो इंडिविजुअल प्लेयर, जो यंगस्टर, उनकी अगर बात की जा रही है, तो डी गुकेश, निहाल सरीन, आर प्रगनंदा, अर्जुन इरिगैसी, रौनक साधवानी, ये सब भविष्य के लिए भारत के काफ़ी बेहतर होप नज़र आ रहे हैं। अगले आर्टिकल की जब हम बात करते हैं, तो आज का जो लास्ट आर्टिकल डिस्कस करेगा वो है कोविड-19 आर्गुएबली हैज़ बिकम एंडेमिक इन इंडिया। दोस्तों, माना अब आर्टिकल ये डिस्कस करना चाह रहा है, आर्टिकल का अपना एक जो राइटर है चंद्रकांत लहरिया जी, इन्होंने ये तर्क इसमें डिफरेंट डेटा के हिसाब से तर्क दे रहे हैं कि जो कोविड-19 जो बीमारी है, अब इसको हम इस पर चर्चा कर सकते हैं कि ये तरीके से भारत में एंडेमिक बन के या एंडेमिक की तरफ बढ़ रहा है। बेसिकली इस आगे बढ़ने से पहले पेंडेमिक, एंडेमिक, इन टर्म को एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं, तो पूरा आर्टिकल को डिस्कस करना काफ़ी आसान हो जाएगा। दोस्तों, एंडेमिक, एपिडेमिक और पेंडेमिक, इन तीनों टर्मिनोलॉजी में क्या अंतर हो जाता है? तो जब एंडेमिक की बात करते हैं, देखिए जैसे ये चित्र में देख रहे हैं, ये मान लीजिए कोई बीमारी, उसका स्प्रेड है तो काफ़ी कम है, हालांकि बीमारी मौजूद है, बट उनका जो स्प्रेड होता है वो काफ़ी कम हो जा रहा है। यही आर्टिकल में ये इसी टर्म का माना जा रहा है। एंडेमिक की जब बात कही जा रही है, तो आर्टिकल में ये भी कहा जा रहा है जो कोविड-19 बीमारी है, मान लेना चाहिए कि भारत में ये एंडेमिक हो रही है। तो होप करता हूं एंडेमिक, इस शब्द का मतलब समझ में आ गया होगा कि बीमारी, ऐसा नहीं कि बीमारी खत्म होने की बात कही जा रही है, बट उसका जो प्रभाव है, उसका जो प्रसार है, वो काफी ज्यादा लिमिटेड हो रहा है इन कंपैरिजन टू पहले जैसे अभी हो रहा था। एपिडेमिक की जब हम बात करते हैं, एंडेमिक के अलावा जो दूसरा टर्म आर्टिकल में डिस्कस किया जाएगा वो रहेगा एपिडेमिक। एपिडेमिक में क्या होता है, अचानक से काफी तेजी से बीमारी कोई होता है, उसका प्रसार बढ़ जाता है लार्ज पॉपुलेशन पर। ये देखिए, ये एक काफी सघन पॉपुलेशन में बीमारी का प्रसार बढ़ जाता है। और जब पैंडेमिक की बात हम जब करते हैं, तो पूरे ये लगभग सभी कॉन्टिनेंट पे, दुनिया भर में अचानक से तेजी से डिफरेंट कॉन्टिनेंट, डिफरेंट कंट्री और लगभग एक विश्वव्यापी संकट बनकर जब बीमारी बढ़ जाती है, तो उनको पैंडेमिक बोलते हैं। उम्मीद करता हूं एंडेमिक, एपिडेमिक और पैंडेमिक, ये टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आ गया होगा। आगे जब हम बात कर रहे हैं अब इस आर्टिकल की, तो इस आर्टिकल में यही बताने की प्रयास किया जा रहा है कि जो एंडेमिक, अब इसमें इसी बात को जो चित्र समझे उसमें बताया जा रहा है कि एंडेमिक क्या होता है, एपिडेमिक क्या होता है, और इन सब चीज़ों की बात कही जा रही है। और भारत की जब बात करते हैं कोविड की, तो इसमें ये भी बात कही जा रही है कि कई बार अभी आज के समय पर भी विश्व में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर कोविड का जो डेली केसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में मिल रहे हैं, बावजूद उसके जो सीवियरिटी है, जो लोगों में डर है, जो बर्डन है हेल्थ सर्विसेज पे, वो काफ़ी कम हो गया है।
अब इसका एक बहुत बड़ा रीज़न जो है वो वैक्सीनेशन भी है, बहुत बड़ा जो रीज़न है वो इम्यूनिटी फैक्टर भी माना जा रहा है डिफरेंट रीज़न की वजह से। बट आज के समय में जो एक डर कोविड-19 अभी जो 2 साल पहले एक भय की स्थिति व्याप्त थी, उससे काफ़ी आगे दुनिया आ चुकी है। इसके अलावा भारत की बात करते हैं तो ये आर्टिकल के अनुसार तीसरा वेव जनवरी 2022 में भारत में आ चुका है। उसके बाद से अगर हम भारत की बात करें तो मार्च और अप्रैल में डेली बेसिस पर काफ़ी कम मात्रा में कोविड के जो डेली केसेस जो रिपोर्ट हो रहे हैं वो हैं। अब इसमें ये भी बात है लगभग 18,000 केसेस पर डे के आसपास लगभग आ रहे हैं। और पिछले 2 महीनों की अगर बात करते हैं तो अब इसमें ये भी डिस्कस केसेस को देख के ये किया जा रहा है कि अब क्या इसको पेंडेमिक का दर्जा देना अब उचित होगा या इसको एंडेमिक घोषित कर देना चाहिए। अब इसमें आर्टिकल में आगे ये पेंडेमिक एंडेमिक की यहाँ पर परिभाषा बताने का प्रयास किया गया है। इससे पहले ये भी बात हो रहा है कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम सार्स जो 2002-04 में जो प्रेवलेंट था, काफ़ी सीरियस था, बट वो पेंडेमिक घोषित नहीं हो जाता है। अब इसमें ये भी बात हो रही है कि पेंडेमिक और एंडेमिक इनकी डिस्कशन आगे करेंगे। पेंडेमिक किस कंडीशन पे किया जाता है, पेंडेमिक के कुछ डिफरेंट क्राइटेरिया में भी बात कही जा रही है। इसके अलावा कुछ बीमारियां जैसे कि चिकनगुनिया की बात करते हैं, डेंगू की बात करते हैं और बहुत सारे जो सांस संबंधित जो बीमारियां होती हैं वो आज के समय पर भी समाज में मौजूद है। केसेस की मात्रा भी कई सारे हैं, पर इनसे जो एक भय होता है या इसको मान लिया जाता है कि अब इससे आसानी से डील हो जाएगा, तो ऐसी बीमारियां अभी पेंडेमिक के तौर पर नहीं है। और अब धीमे धीमे जो कोविड है वो भी इसी कैटेगरी में आता जा रहा है, जो हमारे बीच में मौजूद तो है और भविष्य में भी मौजूद रहेगा, पर इससे जो खतरा है या इससे जो एक पैनिक का जो सिचुएशन पहले बना हुआ था वो से हम अब आगे निकल चुके हैं। अब इसमें आगे ये भी आर्टिकल में बात कही जा रही है कि अब किस तरीके से हम पेंडेमिक और एंडेमिक में थोड़ा सा डिफरेंशिएट करें, कुछ डेफिनेशन कुछ क्राइटेरिया करना होगा। एक इसमें बात कही जा रही है सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट, किस तरीके से उसका कोई बीमारी का सामाजिक और जो आर्थिक प्रभाव है उसके आधार पर भी इसका वर्गीकरण किया जा सकता है। अब कोरोना की जब हम बात करते हैं तो जिस प्रकार का जो भय था, जो डर था और जो इकोनॉमिक क्षति हुई थी, क्योंकि लॉकडाउन लग गया था, लोग क्वारंटाइन किए जा रहे थे, नेशनल इंटरनेशनल ट्रेवल सारे बंद हो गए थे, पूरा जनजीवन ठप हो गया था। अब उसमें कई लोगों के इनकम को लॉस हो जाता है, इकोनॉमिक स्लो डाउन हो जाता है। तो अब जो बीमारी रहती है उसका सिर्फ और सिर्फ एक हेल्थ इम्पैक्ट नहीं रहता है, बल्कि हेल्थ के अलावा कोविड की जब एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं तो इसमें जो सोशल और जो इकोनॉमिक ये दोनों इम्पैक्ट भी काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है। और ये इम्पैक्ट ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर सिर्फ 1-2 रीजन में, 1-2 कंट्री में देखा जाता, बल्कि पूरी दुनिया में थ्रू आउट द ग्लोब ये सेम इम्पैक्ट को महसूस किया जा रहा था। इस आधार पर कोविड को सोशली और इकोनॉमिक तौर पर भी पेंडेमिक कहना बिल्कुल उचित हो जाता है। पर आज के समय में जब दुनिया एक नॉर्मल मोड में लौट गई है या लौट रही है, यूनाइटेड स्टेट की बात करें या यूरोप की बात करें, तो अब वहाँ पर भी जीवन कोविड को लेकर काफ़ी सामान्य हो गया, रिस्ट्रिक्शन काफ़ी कम हो चुके हैं। तो ऐसे में अब धीमे धीमे इनको जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट, जो सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट रहता है वो भी काफ़ी कम हो चुका है। अब जो इसको डील करने की जो बात आती है वो ये कहना चाहिए कि भारत की जब बात आ रही है तो कोविड-19 पेंडेमिक अब इसको एंडेमिक स्टेज में क्या ये मूव करता जा रहा है, क्या अब ये क्षेत्र विशेष तक सीमित रह रहा है, या बीमारी तो मौजूद है पर इसका जो प्रसार है वो काफ़ी कम अब हो जा रहा है। जो सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट होता है वो पहले के मुकाबले काफ़ी घट रहा है, लोगों में पैनिक की स्थिति काफ़ी कम हो चुकी है। अब इस पूरे में आर्टिकल में ये तर्क दिया जा रहा है कि हालांकि बीमारी को एंडेमिक जो कोविड-19 की बात कही जा रही है, ये तर्क दिया जा रहा है कि इसको अब एंडेमिक घोषित करने की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो पेंडेमिक जो था कोविड वो खत्म हो चुका है। नहीं, पेंडेमिक इसका खत्म नहीं हुआ है, दुनिया भर में ये व्याप्त है। ये समझना होगा कि बीमारी नहीं खत्म हो जा रही है, कोविड अभी भी मौजूद है। जो डेली केसेस मिल रहे थे, इवन शुरुआत में जो 2020 के बाद जब अपने पीक पर बीमारी थी, उससे भी ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस की बात करें तो अब केसेस कई कंट्री में इवन उससे ज़्यादा मिल रहे हैं। बट अभी हमारे पास हम कैसे उस सिचुएशन से डील करना है इसकी समझ हो चुकी है। वैक्सीन
काफ़ी हद तक दुनिया भर में विभिन्न देशों में लग चुका है। हेल्थ केयर सिस्टम बीमारी से लड़ने के लिए काफ़ी मजबूत हो चुका है। डिफरेंट हमको एक्सपीरियंस प्राप्त हो चुका है इसके आधार पर। जैसे कि कुछ समय पहले मिड 90s की बात करते तो जो HIV था, एड्स, वो एपिडेमिक था। पर अब क्या है कि ये एपिडेमिक से इसको हटाकर अब ये HIV जो है वो एंडेमिक बन चुका है। हालांकि केसेस अभी भी HIV एड्स के बहुत ज़्यादा मिलते हैं, हम ग्लोबली बात कर रहे हैं, बट अभी एक जो भय है कि एड्स होने के बाद इससे कैसे डील करना है, पहले के समय में जो एक बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा था मिड 90s में, अब उसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा हेल्थ सिस्टम मजबूत हो चुका है, अवेयरनेस आ चुकी है। तो जो HIV एड्स है जिस तरीके से आज के समय में वो एंडेमिक हो चुका है, क्योंकि उससे जो रिलेटेड जो सोशल और इकोनॉमिक जो भी नॉर्म है वो अब लोग यूज्ड टू हो चुके, नॉर्मल हो चुके। उसी तरीके से अगर कोविड की हम बात करते हैं तो जून जुलाई के यहाँ आंकड़ों की भी बात कर रहा है, लगभग 30 डेथ हर दिन हो रही थी। जो कोविड-19 जिनमें पॉजिटिव हो रहा था उनमें से जून जुलाई में औसतन 30 मृत्यु प्रतिदिन हो रही थी। हालांकि ये भी बात यहाँ पर कहना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि ये जो सारी मृत्यु, जो 30 के 30 मृत्यु सिर्फ कोविड से हुई है, ऐसा भी कहना गलत हो जाएगा। दूसरी बीमारियां भी इसमें जिम्मेदारी हो सकती है। भारत की और आंकड़ों की अगर हम बात करते हैं, लगभग 26,000 से 27,000 मौतें रोज होती हैं अलग अलग कारणों से। कुछ इसमें वृद्धावस्था की वजह से होती है, कुछ इसमें प्रेगनेंसी में लगभग 120 जो मृत्यु हो जाती है वो प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉजेज होते हैं। 350 से 600 मृत्यु जो होती है वो रोड एक्सीडेंट से हो जाती है। 1400 के आसपास टीबी से मौत हो जाती है। लगभग 2000 बच्चों की मौत जो 5 साल से कम होते हैं अलग अलग कारणों से उनकी हो जाती है। 4000 जो डेथ होता है वो तंबाकू जन्य बीमारियां उनसे हो जाती है। ऐसे में 30 मृत्यु प्रतिदिन जो कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं उनसे होना, क्या ये उतना ही भय फैला रहा है? अगर सिर्फ आंकड़ों मर जा रहे हैं, जहां दूसरी तरफ 4000 से ज़्यादा लगभग प्रतिदिन तंबाकू और इससे रिलेटेड डिजीज की वजह से मृत्यु हो जा रही है, और ओवरऑल 26,000 से 27,000 मृत्यु रोज हो रही है। सिर्फ भारत की ही बात हो रही है। बेसिकली लास्ट में यही बात हो रही है कि अब समय आ गया है कि हम धीमे धीमे इस बीमारी जो कोविड-19 है, अब इसको हम एपिडेमिक से आगे बढ़कर अब इसको एंडेमिक के तरह इसको लेना चाहिए। हालांकि डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट कंडीशन, अपने हिसाब से सबको डील करना होगा। भारत की बात है तो भारत में भी ये निश्चित तौर पर आर्टिकल के अनुसार एंडेमिक कैटेगरी में आता जा रहा है, और भविष्य में ये हमको बिल्कुल ध्यान देना होगा कि जो हमारा हेल्थ सिस्टम है वो मजबूत बना रहे, और भविष्य में जो भी बीमारी आएंगी उसको कायदे से, तार्किक तरीके से उसको डील करना होगा। दोस्तों, आज के हिंदू के आर्टिकल में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।